नमस्कार दोस्तों। आज हम अधिगम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अधिगम क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या इसके कारक होते हैं, क्या इसके घटक होते हैं, किस तरह से प्रभावित करता है, किस तरह से इसकी परस्पर अन्य चीज़ों से जुड़ा होता है। इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अधिगम का मतलब है मीन्स चीज़ों को सीखना। सीखने से मतलब है उनको एक तरह से जो जो शिक्षक पढ़ाता है तो उन चीज़ों को सोख लेना। मीन्स उन चीज क्या शिक्षक ने पढ़ाया है, क्या छात्र के या शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हुए हैं, क्या उसके व्यवहार में चीज़ों की वजह से प्रभाव पड़ा है, उन प्रभावों से क्या उसने निष्कर्ष निकाला, क्या उसको जीवन में प्रयोग किया है, उसकी आवश्यकताएं, उसकी समस्या समाधान के बारे में किस किन चीज़ों को उसने एक सक्रिय तरीके से प्रयोग में लाया है, वो कह सकते हैं हम अधिगम है। और कहीं ना कहीं जो हमारा अधिगम है शिक्षण से बिल्कुल इतना समीपता से जुड़ा हुआ है कि उन दोनों को अलग करना बिल्कुल कठिन सा हो जाता है। इसीलिए दोनों को शिक्षण और अधिगम मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। इस बात पे डिबेट भी रहता है, कि विवाद भी रहता है कि इसको प्रक्रिया माने या इसको एक परिणाम माने। तो प्रक्रिया क्या है? एक शिक्षण एक प्रक्रिया है, जबकि एक जो अधिगम है वो हमारा परिणाम है। और अब परिणाम किस रूप में मिलता है? हमारा इवेल्युएशन करने के बाद हमें किसी परिवर्तन के रूप में। तो जो मेरा मानना है, मेरा मत है कि इसको एक परिणाम मानना चाहिए, जबकि शिक्षण एक प्रक्रिया है जो हमारी जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत चलते रहने के बाद जो हम सीखते हैं, जो हमारे एवेल्यूशन के बाद जो हमारी एक रिज़ल्ट मिलता है जिसको हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में समस्याओं को समाधान करने के लिए, उन चीज़ों को हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक परिणाम है, परिणाम का फॉर्म है। तो अधिगम की बात करें, अधिगम में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हमें प्राप्त होता है, कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम कार्य करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अधिगम के लिए सबसे पहली चीज़ है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति मीन्स जो हम मान लीजिए किसी चीज़ को सिखाना चाह रहे हैं, कोई शिक्षक है किसी छात्र को सिखाना चाह रहा है। उसमें पहले जैसे हमने पढ़ा था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सबसे पहले क्या होगा? मेमोरी लेवल है कि स्मृति स्तर पर उन चीज़ों को याद कराया जाएगा। याद कराने के बाद जब वो वर्ड उससे फैमिलियर हो जाएंगे, एक पारिवारिक चीज़ों के रूप में आ जाएगा, तो उसके बाद उसका एक इमेजिनेटिव रूप मीन्स एक दृश्यात्मक रूप उसके बच्चे के अंदर क्या होगा, एक ज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञानात्मक भाव के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। मीन्स चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। एक हाथी है, या फिर मान लीजिए अगर विश्लेषण की बात करें, वैचारिकता की बात करें, हाइपोथेसिस वर्ड आता है, या अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं तो विरेचन शब्द आता है। विरेचन हमें सुनने में पहली बार जब हम सुनते हैं तो ऐसा अटपटा सा लगता है। धीरे धीरे जब हम उसके तथ्यों को जानते हैं, उसको समझते हैं, मीन्स हमारा जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चली जाती है, मेमोरी लेवल से चीज़, तो हम उसके बारे में उस एक इमेजिनेशन कर पाते हैं कि हाँ इसका ये कार्य है। ऐसे ही जो हमारा ज्ञान प्राप्ति का जो हमारा तरीका है, जब हम चीज़ों को समझने लगते हैं, वो क्या है, हमारा ज्ञान प्राप्ति होती है। इसमें कुछ तरीके हो सकते हैं स्वयं से। मीन्स अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बात करें या रिसर्च के बारे में बात करें तो हमारा अंतर्ज्ञान हो सकता है, योग द्वारा हो सकता है, सांख्य द्वारा हो सकता है, और आत्मानुभूति से हो सकता है, प्रयोगात्मक हो सकता है, अनुकरण से हो सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। जैसे हमारे शिक्षण में था, कुछ टीचिंग एड्स भी थी, और कुछ हमारे शिक्षण मैगजीन्स ऑफ एजुकेशन थे, टीचिंग थे। उन चीज वो सभी क्या है, हमारे घटक हैं। और ज्ञान प्राप्ति का क्या है, वो एक जरिया है, एक साधन है। आगे है प्रेरणा। प्रेरणा से मतलब है दूसरों को प्रेरित करना। जब बच्चा है, बच्चे जैसे हमने वो दंगल मूवी का एग्जांपल लिया था, बच्चे को जब एक प्रेरणा का स्रोत मिल जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस पर्पज़ के लिए, या जैसे हम काव्य उसमें हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, एक तो होता है हमारा काव्य हेतु। काव्य हेतु मीन्स काव्य के लिए काव्य की ज़रूरत क्यों है, मतलब कि किन आधारों पर या किस चीज़ के लिए उसके काव्य की रचना के लिए आवश्यक हैं, उन चीज़ों के बारे में। तो काव्य हेतु के लिए कुछ जैसे थे प्रतिभा थी, और अभ्यास था। इस तरह से क्या चीज़ें हैं, कुछ हमारे तथ्य निकल के आते हैं। ऐसे ही प्रेरणा जो है, प्रेरणा क्या है, एक बच्चे को एक लक्ष्य प्रदान करता है जिसके लिए वो अनुशासन में खुद को अनुशासित करता है, नियमबद्ध करता है, और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर सतत रूप से अग्रसर होता रहता है। तो प्रेरणा क्या है, हमारी एक एक भाव है जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साह प्रदान करती है। आगे है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण से मतलब है
जब हम किसी चीज़ को प्रेरणा पाते हैं तो हमारा क्या है, लक्ष्य के जो हमारा टारगेट है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो उसके प्रति हम क्या हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं। मीन्स खुद से वचनबद्धता या खुद से एक अच्छा डिसीजन लेना, अच्छा निर्णय लेना, निर्णय लेने के बाद अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना क्या है, लक्ष्य निर्धारण है। जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक क्या होगी, हमारे सामने हम चीज़ को अचीव तो कर लेंगे, लेकिन हमें उस चीज़ की जो खुशी होगी, जो हमें एक रसात्मक होगा, रसानुभूति होगी, वो हम रसानुभूति महसूस नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ का कहीं ना कहीं अभाव रहेगा। और उस एक लाइन क्रॉस करने के बाद लक्ष्य जो कुछ भी होगा या नहीं भी होगा, तो एक सीमा के बाद हम क्या हो गए, एक जो हमारी मानसिक स्थिति होगी वो विच्छिन्न हो जाएगी। उस हमारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और हमारे एक मोहभंग की सी प्रक्रिया जो हमारी स्थिति है होगी वो आ जाएगी। आगे है वातावरण जनित। हमने ये सब चीज़ें लगभग शिक्षण में पढ़ी थी। यहाँ पे है वातावरण जनित अधिगम। वातावरण से मतलब है, जैसे कोई छात्र है और एक शिक्षक है। शिक्षक तो कंडीशन ठीक है, लेकिन एक शिक्षार्थी की घर पे कोई समस्याएं हो सकती हैं, आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, सामाजिक समस्या हो सकती हैं, या जाति वर्ग धर्म से संबंधित समस्या हो सकती हैं। तो उसके जो मानसिक वातावरण है और जो भौतिक वातावरण है, उन सभी चीज़ों को मिलकर क्या होगा, कहीं ना कहीं उसकी जो एजुकेशन लेवल होगा, मानसिक स्तर होगा, वो निर्धारित होगा। तो अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, एक वातावरण जनित उत्पाद है। आगे है समस्या समाधान। समस्या समाधान से मतलब है, जब बहुत सारी किसी समस्या, बहुत सारी हमने तथ्य पढ़े हैं, बहुत सारे तथ्यों को हमने जाना है। शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब है अधिक से अधिक लोगों के अनुभवों को अपने अंदर ग्रहण करना। ये हमारे उम्र के स्तर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। शुरुआत में हम चीज़ों को मेमोरी लेवल पे पढ़ते हैं, बाद में हम अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल पर लेके जाते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे पास बहुत सारे लोगों के अनुभव होते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ शिक्षाएं होती हैं, उन शिक्षाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को गेन करते हैं, तर्क लगाते हैं, विचार लगाते हैं। विचार लगाने के बाद उन समस्याओं को हम समाधान करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो जो समाधान नहीं हो पाता वो भी एक हमारी गलती है, वो भी हमारा क्या है, एक सीखना है। नेक्स्ट टाइम जब वही चीज़ कंडीशन हमारे सामने आती है तो उस कंडीशन को हम इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारी एक समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है, एक विचारधारा है। आगे सृजनात्मक पद्धति, जैसे हमने अभी इस पे डिस्कस किया। मान लीजिए हम किसी एक समस्या में विफल हो जाते हैं, समस्या को समाधान नहीं कर पाते हैं, और उससे हम क्या होते हैं, थोड़ा सा प्रेरित करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और उसमें नई तरीके से, क्रिएटिव तरीके से उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। उसमें किसी में अपने विचारों में, अपने तरीक़ों में, तौर तरीक़ों में, अपनी पाठ्यशैली में, पाठ्यक्रम में, अपनी दिनचर्या में, उन चीज़ों में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। ऐसा ही एक जब हमने समस्या का समाधान कर लिया, समस्या का समाधान करने के बाद जो हमारी अगली स्टेज आती है वो हमारी आती है सृजनात्मकता। मीन्स समाधान किया और उसमें हम सफल हुए, सफल होने के बाद नई चीज़ को क्रिएट करना क्या है, हमारी सृजनात्मकता है। रचनात्मक आगे हमारी संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति से मतलब है जब हम किसी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं और उसके लिए प्रेरणा प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, संकल्प शक्ति काम करती है। संकल्प शक्ति एक हमारा प्रॉमिस होता है, खुद से होता है या किसी से भी हो सकता है, कि हम अपनी जो बात है, जो हमने प्रॉमिस जो किया है, जो हमने संकल्प जो लिया है, हम उस पर अडिग रहेंगे और हम उसको प्राप्त करके ही रहेंगे। आगे व्यक्तिगत आवश्यकताएं। व्यक्तिगत आवश्यकताएं में प्रेरणा का स्रोत जो हमारी होती हैं वो व्यक्तिगत आवश्यकता हो सकती हैं, सामाजिक आवश्यकता होती हैं। प्रेरणा, लक्ष्य निर्धारण, इन्हीं और संकल्प शक्ति, इन तीनों को मिलाकर क्या होती है हमारी कुछ क्या हो सकती हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो सकती हैं, जिसमें हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मीन्स धर्म के लिए धर्म क्या है हमारा, जैसे रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से अगर हम देखें तो धर्म क्या है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीनों का समावेश है। अगर हम धर्म की स्थापना करना चाहें, मीन्स धर्म को सुधार करना चाहें या उसको विकृत होने से बचाने के लिए एक अच्छे, जैसे मान लीजिए रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने क्या किया, एक धार्मिक कार्य किया। या हम मंदिर बनवाना या फिर कुछ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कुछ भी एक धार्मिक स्थलों को विकसित करना, एक आध्यात्मिक चीज़ों को डेवलप करना, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, इस तरह से क्या है, हमारे धर्म के लिए क्या हो सकती हैं, व्यक्तिगत कोई लक्ष्य हो सकता है। अर्थ मीन्स हमारी जो
आर्थिक रूप से मीन्स धन की अधिक से अधिक प्राप्ति करना, मीन्स अधिक से अधिक प्रॉफिट लेना, क्या है हमारा अर्थ में का होता है। काम मीन्स हमारी जो, अगर हम मान लीजिए जो हमारा एक पारिवारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन को अधिक अधिक से अधिक समृद्ध करने के लिए, उसमें खुशी लाने के लिए, उसको तसल्लीपूर्वक जीवन यापन करने के लिए, उसमें उसके संबंध में हो सकता है। मोक्ष से तात्पर्य है जैसे जो दर्शन शास्त्र होता है, दर्शन में क्या चीज़ें होती हैं, ब्रह्म जीव जगत माया। तो जो सांसारिक और असांसारिक चीज़ें हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना क्या है हमारा मोक्ष, या फिर एक अलौकिक चीज़ को प्राप्त करने कह सकते हैं, मोक्ष के लिए कार्य करने। आगे है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं में वही है कि समाज में हम किस तरह से संलग्न होकर कार्य कर सकते हैं, जिसमें हमारा व्यवसाय हो सकता है। अवस्था मीन्स, अवस्था से मतलब है पहले बात करते हैं व्यवसाय। व्यवसाय मीन्स जो हमारा बिजनेस होता है, हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारा हम किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, वकालत हो सकती है, पुलिस हो सकता है, सुरक्षा हो सकती है, बहुत सारी जितने भी क्षेत्र हैं, वाणिज्य हो सकता है, व्यापार हो सकता है, कितने ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कार्य किया जा सकता है। अवस्था से मतलब है जो शिक्षक की या शिक्षार्थी की या व्यक्ति की जो सामाजिक जीवन में जो अवस्था है, अवस्था मीन्स उसकी जो पोजीशन है, जैसे राजनीतिक तौर पर हो सकती है, उसकी वो किस स्तर पर कार्य कर रहा है, निम्न स्तर पर, उच्च स्तर पर, या प्रेरणादायक स्रोत के रूप में, इस तरह से। आगे प्रतिभा। प्रतिभा से मतलब है जो व्यक्ति की एबिलिटी होती है किसी चीज़ को करने की, जो एक जेनेटिक और एनवायरनमेंट मीन्स जो हमारी जीन्स से, जो हमारी पैतृक गुणों से और वातावरण से जनित एक प्रतिभा ऐसी होती है जिसमें जिसको और अधिक अभ्यासरत करके, मॉडिफाई करके क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक नई चीज़ों को सृजन किया जा सकता है। आगे निपुणता। जैसे हमने सुना है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। सुजान मीन्स एक अच्छा एक सृजन और सृजनात्मक रूप प्राप्त कर लें, बौद्धिक बुद्धि प्राप्त कर लेना, क्या है हमारी निपुणता है। एक सुजान होना है मीन्स अच्छी बुद्धि वाला, हमारा बौद्धिक विकास होता है। परिस्थिति मीन्स जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो मान लीजिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हमारी परिस्थितियां हैं उनमें बदलाव करने की कोशिश करना। एक अच्छे एक निठल्ले होकर घर में बैठने से अच्छा है कि कुछ कार्य करके उसको उसमें कुछ बदलाव करें, अपने आगे के लिए जीवन को बढ़ाने के लिए उन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से मतलब है जैसे जो हमारी शिक्षण के भाव थे, शिक्षण के जो उद्देश्य थे, लगभग वो हमारे सभी सेम रहे हैं। कब से? हमारे परंपरा जब से चली है, मीन्स जिंदगी या जीवन जब से पृथ्वी पर आया है, सभी का एक कहीं ना कहीं उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य यही रहा है कि जीवन यापन तसल्लीपूर्वक बना रहे, और जो हमारी पुरानी जो हमारी विचारधाराएं हैं, पुराने लोगों के जो जीवन अनुभव हैं, उन जीवन अनुभवों को आगे हम प्रदान करते जाएं, आगे स्थानांतरित करते जाएं, ताकि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी हैं उन गलतियों को ना करें जो हमारे पूर्वजों ने की थी, और उन गलतियों से बचते हुए आगे जीवन को और से अधिक से अधिक समृद्ध बना सकें। वो क्या है हमारा एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। जबकि इसकी शिक्षण शैली से मतलब है जो हमारे तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उन तरीक़ों में भिन्नता हो सकती है। जैसे अगर हिंदी लिटरेचर की बात करें तो उसमें उर्दू फारसी शैली हो सकती है, तत्सम शैली हो सकती है, तद्भव शैली हो सकती है। तो उनका वही है कि भाषा शैली एक बाहरी रूप, एक शिल्प अलग हो सकता है, लेकिन जो उनकी भावनात्मक जो अनुभूति रूप है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो वो क्या होगा, हमारा सार्वभौमिक रहेगा। आगे है प्रक्रिया मिश्रण। प्रक्रिया मिश्रण से मतलब है जो अधिगम होता है, जो लर्निंग जो होती है, वो क्या है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें लिसनिंग मीन्स सुनना, अच्छे से सुनना, ध्यान से देखना, और खुद से क्रियाएं करना, एक्सपेरिमेंट करना, ये बहुत सारी क्या है प्रक्रियाओं को एक कॉम्बिनेशन होता है। ये नहीं है कि ये ओनली एक चीज़ को किया और वो चीज़ें समझ में आ गई। उससे संबंधित एक चीज़ को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों से उसको कनेक्ट करके तब सीखना होता है। तो वो क्या है, हमारे बहुत सी प्रक्रियाओं का एक मिश्रण है। आगे प्रक्रिया या परिणाम, जैसे हम इस पे बात पहले कर चुके हैं। प्रक्रिया एक प्रोसेस होती है, जबकि परिणाम उसका फाइनल अंतिम रूप होता है, वो भी इवेल्युएशन के मूल्यांकन करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है
वो एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। और जो हमारा अधिगम है, लर्निंग है, वो क्या है, हमारा एक परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है। चलता वो भी है, कंटिन्यूस वो भी चलता रहता है, हमारे जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन जैसे जीवन पर्यंत मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा रास्ते से जा रहा है और सामने कीचड़ हो रही है, और कीचड़ में वो बचने की बजाय उसको कूदने की कोशिश कर रहा है। कूद गया, उसने जंप तो लगा दी लेकिन आगे पार नहीं कर पाया, वो बीच में रह गया, तो कीचड़ में गिर गया। वो एक प्रक्रिया थी सीखने की कि उसने ऐसा करने की कोशिश की और वो नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम जब उसको कीचड़ दिखाई देगी तो वो उसमें कूदेगा नहीं, वो साइड से बच के निकल के जाने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या है, वो एक माइंड में क्या था, एक रिजल्ट रह गया, एक रिजल्ट को एक परिप्रेक्ष्य, एक संदर्भ बनाकर वो क्या करता है, वो हमारे एक परिणाम था। उस परिणाम उसने याद किया कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसे हो सकता है, ये परिणाम होगा, ऐसा मैं ना करूं, इससे बचने के लिए मैं साइड से निकल के चला जाता हूं। तो क्या है, जो अधिगम है वो एक परिणाम के रूप में हो सकता है, जबकि शिक्षण, जो हमारी समस्या हैं या जो सीखने के जो तरीके हैं, वो क्या है, हमारे निरंतर चलते रहते हैं। आगे हम बात करेंगे शिक्षार्थी। शिक्षार्थी के जो घटक हैं, मुख्य जो चीज़ें हैं, उन वो किस तरह से कार्य करती हैं। सबसे पहले है दृश्य। दृश्य से मतलब है एक चीज़ों को देखना, उनको कह सकते हैं कि साधारण मनोरंजन के रूप में दृश्य हो सकते हैं, जैसे नाटक हो गए, नुक्कड़ नाटक हो गए, मैजिकल शो हो गए, रियलिटी शोज वगैरह हो गए, वीडियोस हो गई, कुछ भी हो सकता है। दूसरा है इसमें गहन गहन दृश्य। गहन दृश्य से मतलब है कोई बायोग्राफी है, कोई किसी की आप बीती या कोई घटनाएं सुना रहा है, दिखा रहा है, या एक चित्र के माध्यम से, ये किसी युद्ध के बारे में कोई मूवी बनी हुई है, उस मूवी को बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को उससे उससे नोट करना, या फिर कोई ऑब्जर्वेशन चल रही है, या फिर कोई पैनल बैठा है, पैनल के सामने कोई वीडियो कोई जो हमारी प्रेजेंटेशन दे रहा है, प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखना, वो क्या है, हमारा एक्टिव वॉचिंग या गहन दृश्य कह सकते हैं, दृश्य प्रक्रिया कह सकते हैं। आगे है श्रव्य। श्रव्य में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। श्रव्य में सराहनात्मक श्रव्य हो सकता है, और मूल्यांकन श्रवण हो सकता है, गहन श्रवण हो सकता है। इस तरह से एक परिस्थितियों के हिसाब से जो हमारी श्रवण की जो वो है, श्रव्य की जो प्रकृति है शिक्षार्थी की, वो निर्भर करती है। इन दोनों में एक चीज़ और है, उसकी जो शिक्षार्थी है उसकी रुचि किस स्तर की है। अगर बात करें किशोर, अगर किशोर शिक्षार्थी है तो उसका क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करेगा, किसकी पे, टीचर की पे। अगर वहीं वयस्क है, वयस्क व्यक्ति क्या होगा, स्वेच्छित होगा और थोड़ा स्वावलंबी होगा, और वह अपने लचीले तरीके से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, उसको ज़रूरतों के हिसाब से उन चीज़ों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। सहज ज्ञान। सहज ज्ञान से मतलब है अनुभूति या अंतर्दृष्टि होना। मीन्स कोई चीज़ें, कोई बच्चे के सामने कोई वीडियो चल रही है और उस पर उसकी मनोदृष्टि तो है ही कि उसका एटीट्यूड क्या रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी निर्भर करती है कि उसकी अंतर्दृष्टि क्या है, उसकी विश्लेषण क्या है, उसकी तर्कवाद क्या है, उसके वो किस तरह से उन चीज़ों पर तर्क लगाता है। कहने के लिए एक ग्रुप डिस्कशन, जो जैसे हमने टीचिंग मेथड में पढ़ा था, ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दे दिया जाता है तो हर बच्चे के अलग अलग मेंटलिटी होती है, वो अपने तरीके से सोचता है। जैसे हिंदी लिटरेचर में असाध्य वीणा, उनकी अज्ञे जी की कविता है, उसमें क्या होता है कि अंतिम जो रूप होता है उसमें जो वीणा में किस किस की ध्वनि सुनते हैं, सभी कोई अपने प्रियजनों की, कोई राज्य की, कोई शासन करने की, कोई बीमारी की, कोई किसी की, कोई किसी की, कोई किसी की। तो जिसकी जैसी मानसिकता होती है उसी मानसिकता के हिसाब से उस संगीत को वो सभी लोग सुनते हैं। तो उसी तरह से क्या है, सहज ज्ञान मीन्स अनुभूति या अंतर्दृष्टि क्या होती है, सहज ज्ञान होता है। आगमन और निगमन हमने पढ़ा था, संश्लेषण और विश्लेषण, ठीक वैसे ही है। आगमन मीन्स तथ्यों से समग्र रूप, और निगमन मीन्स संश्लेषित रूप से विश्लेषित रूप, संश्लेषित रूप से एक तथ्यों की तरफ जाना। आगे है सक्रिय। सक्रिय का मीन्स एक्टिव, मीन्स किसी कार्य को सक्रिय होकर, उसमें इंटरेस्ट लेकर, उसमें रुचि लेकर करना क्या है, सक्रियता है। आगे है चिंतनशीलता। चिंतनशीलता एक सहज ज्ञान का ही एक पूर्व रूप कह सकते हैं। चिंतनशील में रचनात्मक चिंतन हो सकता है, व्यावहारिक चिंतन हो सकता है, वैचारिक चिंतन हो सकता है। रचनात्मक मीन्स कह सकते हैं
जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं उसमें कितनी रुचि लेते हैं और उसमें किस तरह से कार्य करते हैं। मीन्स एक जो हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी होती है वो हमारी क्या होती है, रचनात्मक होती है। व्यवहारिक क्या होती है, व्यवहारिक से मतलब है एक चीज़ को सीखना और दूसरे पर उसको लागू करना, या अपने परस्पर व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से, या अपने मित्र से, या जो हमारे सहचर है उनसे व्यवहार करना। वो क्या है, हमारा व्यवहारिक चिंतन होता है कि हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस तरह से उसको जवाब देते हैं। ये हमारी बौद्धिकता होती है। वैचारिकता से मतलब है जिस स्तर का हम विचार करते हैं। मान लीजिए कोई पैसे हमने सामने पड़े हुए देखे, तो उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि हम उसको उठा के अपनी जेब में चुपचाप छुपके से छुपा लें, उसको रख लें। दूसरा ये हो सकता है कि हम उसको उठाएं और ये देखें इधर उधर कि हो सकता है किसी का गिर गया हो, उसको देने की कोशिश करें। तीसरा ये हो सकता है हमने उसको देखा और जाने दिया। तो ये क्या हमारी वैचारिकता है, हमारी कह सकते हैं मानसिकता। एक कह सकते हैं कि व्यक्ति की मानसिकता किस स्तर की है। आगे है क्रमिकता। क्रमिक से मतलब है जब हम चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से एक क्रम वाइज, सीरियल वाइज, सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं या व्यवस्थित करते हैं। तो शिक्षार्थी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको क्रम में से सीखते हैं। उसमें क्या हो सकता है, पाठ्यक्रम, बिल्कुल क्रम एक बच्चों को देते हैं तो पाठ्यक्रम एक स्टेप बाय स्टेप होता है। उसमें तर्कों के हिसाब से होता है और ज़रूरत के हिसाब से होता है, उम्र के हिसाब से होता है। तो उस तरह क्या है वो क्रम में। ये जैसे छोटे बच्चे की बात करें तो पहले उसको ABCD सिखाते हैं, फिर उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, उनको कनेक्ट करके सिखाते हैं। A से एप्पल बनेगा, बॉल बनेगा, इस तरह से। तीसरे में उसको थोड़ा स्पेल आउट करना, मीन्स उसकी एक शब्द बनाना, पद बनाना सिखाते हैं। इस तरह से क्या होता है, एक क्रमागत रूप में सीखना है। वैश्विक दृष्टिकोण से मतलब है जब वो शिक्षार्थी होता है वैश्विक दृष्टिकोण में बहुत सारे तथ्यों से, मान लीजिए एक ही चीज़ को मान लीजिए पानी का गिलास है, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने सुन रखा है, यहाँ पे इसे आधा भरा हुआ है। तो एक व्यक्ति हो सकता है इस आधे बोल रहा है आधा खाली है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है अरे क्या हो गया, आधा भारी भरा भी तो है। तो क्या है, वो एक नज़रिए की बात है। एक वैश्विक दृष्टिकोण से मतलब है एक वस्तुनिष्ठता, एक व्यक्तिगत सोच की बजाय एक सामाजिक सोच को डेवलप करना क्या है हमारी वैश्विक दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।